अब अपने मनपसंद का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट जाने के लिए मैं अपने घर पे बैठूंगा, मैगी बनाऊंगा, मैगी को खाता रहूंगा और साथ में अमेजोन या फ्लिपकार्ट खोलूंगा और जो भी प्रोडक्ट मेरे को चाहिए होगा वहां से मैं ऑर्डर करूंगा। विद इन 1 और 2 डेज वो प्रोडक्ट मेरे घर पर आ जाएगा। अब मेरा आने जाने का खर्चा बचा, मेरा आने जाने का टाइम बचा। हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर, जो कि है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। और इस चैप्टर को हम लोग बेटा 1 शॉट के अंदर खत्म करेंगे। ये चैप्टर मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आप लोगों के पूरा जहन में उतर जाएगा और आपको इस चैप्टर से फुल मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो भी नोट्स होंगे वो आप हमारे साइंस एंड फन के ऐप से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे इंडिया में 1991 में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया था। क्या था वो चेंज? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से थे? 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। पहला था आपका प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद बच्चों क्या हुआ था, ये जो ग्लोबलाइजेशन आया था, इस ग्लोबलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि इंडिया का जो मार्केट था वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया था। क्या कि इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गया था। मतलब इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे या फिर पूरी वर्ल्ड में जो मैन्युफैक्चरर थे, उनके लिए इंडिया का मार्केट ओपन हो गया था और इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के लिए पूरा वर्ल्ड का मार्केट ओपन हो गया था। इंडिया में अब बाहर की कंपनियां आना स्टार्ट कर गई थी और इंडिया भी अपने एक्सपोर्ट इजीली अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता था बहुत ज्यादा आसानी के साथ, क्योंकि लिबरलाइजेशन लग गया था। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मार्केट जब इतना बड़ा हुआ, मार्केट पूरा ग्लोबल हो गया, यानी कि पूरी दुनिया इंडिया का मार्केट बन गई। उसके बाद बच्चों ये हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कमी हम लोगों को खल रही थी, वो थी हमारी कनेक्टिविटी। कि किस तरीके से हम अपनी कनेक्टिविटी को इतना ज्यादा फास्ट कर सके कि हमारा डिलीवरी बहुत ज्यादा तेज हो जाए, हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेज हो जाए, डिलीवरी हमारी बहुत ज्यादा तेज हो जाए, कस्टमर फीडबैक्स यानी कि ओवरऑल जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो इतनी वेल कनेक्टेड हो जाए कि हमारे को बिजनेस बहुत ज्यादा आसान हो जाए, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा आसान हो जाए। उस चीज के लिए हम लोगों ने मॉडर्न टाइम्स में यानी कि मॉडर्न बिजनेस के अंदर एक टर्म का यूज करा, वो था हमारा इंटरनेट। हमने बिजनेस को बच्चों इंटरनेट से जब लिंक करा, हमने बिजनेस को जब इंटरनेट से लिंक करा तो हमारा बिजनेस वेल कनेक्टेड हो गया पूरे वर्ल्ड के साथ। यानी कि इंटरनेट के कनेक्ट करने के बाद हम लोग पूरी दुनिया से ऑर्डर ले भी सकते थे, पूरी दुनिया को गुड सप्लाई भी कर सकते थे, क्योंकि इंटरनेट ने कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि जो हमारे पहले विदाउट द कनेक्शन जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो चुकी थी। तो इसी इंटरनेट का यूज, जब ये इंटरनेट बच्चों हमारे बिजनेस से मिला, जब ये इंटरनेट हमारे बिजनेस से मिला तो बच्चों एक नया टर्म निकल कर आया। क्या? ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी कि बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जब इंटरनेट ने बिजनेस के साथ हाथ मिलाए तो एक टर्म निकल कर आया, ई बिजनेस। इसका टर्म का मतलब क्या था ई बिजनेस का? देखते हैं। ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट, यानी कि जो भी हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करेंगे वो इंटरनेट के थ्रू कैरी करेंगे। इंटरनेट का उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होगा। चाहे मैं बात करूं अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे मैं बात करूं ट्रेडिंग की, चाहे मैं बात करूं आफ्टर सेल सर्विस की, चाहे मैं बात करूं मार्केटिंग की, हर जगह पर अगर आज की डेट में आप देखते होंगे तो इंटरनेट एक बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो बच्चों वही आया कि जहां पर बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करना स्टार्ट कर दिया थ्रू द इंटरनेट। इसी को बोलते हैं हम लोग ई बिजनेस। तो बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? इंडस्ट्री थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्री, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। कॉमर्स यानी कि बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स के अंदर दो चीज थी, हमारा ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में हमारे वही ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आती थी। सर्विस सेक्टर बेसिकली जो कि हेल्प करता था हमारे ट्रेडिंग सेक्टर को एज वेल एज द इंडस्ट्री सेक्टर को। ठीक है। और हमारा ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग। तो बिजनेस की जो कुछ भी एक्टिविटीज थी ना, उसके अंदर इंटरनेट लगा और इसी से टर्म निकल कर आया ई बिजनेस। तो ई बिजनेस मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू द इंटरनेट। Firms use not only the general internet facility for e-business, but also they prefer to have their private and personal internet facility for their internal functioning. अगर मैं बिजनेस की बात करूं, अगर बच्चों में बिजनेस की बात करूं,
तो ये मेरा एक बिजनेस है। क्लियर है? अगर मुझे बिजनेस के बाहर मान के चलो सेलिंग करनी है, अगर मुझे बिजनेस के बाहर से कांटेक्ट रखना है, अगर मुझे बिजनेस के बाहर से बाइंग करनी है, यानी कि मुझे बिजनेस के बाहर से कांटेक्ट रखना है, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस कांटेक्ट रखना है, तो मैं ऑफकोर्स की बात है इंटरनेट का तो यूज करूंगा ही करूंगा। लेकिन कुछ फंक्शंस बच्चों इंस्टीड ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर ही लगते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फीडबैक प्रोवाइड करवाना हो गया, बहुत सारी चीजें। मतलब मैं कह सकता हूँ ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ सिंगल बिजनेस। एक सिंगल बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो बातचीत होती है, जो ट्रांजेक्शन होती है, उसके लिए भी इंटरनेट यूज करे जाने लगा। और जो ये इंटरनल ट्रांजेक्शन होती है, जो बिजनेस के अंदर जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होती है बच्चों, वो उसके लिए कंपनीज ने अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज करना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेट इंटरनेट फैसिलिटी यूज करना स्टार्ट कर दी। मतलब अगर कंपनी को कॉन्टैक्ट रखना है आउटसाइड द बिजनेस, अगर एक बिजनेस फर्म को कॉन्टैक्ट रखना है आउटसाइड द बिजनेस एज वेल एज इनसाइड द बिजनेस, तो वो इंटरनेट का यूज करना स्टार्ट कर गया। तब जितनी भी चीजें थी, यानी कि ओवरऑल बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज थी, उसके कहीं ना किसी जगह पर आप लोगों को हर एक्टिविटी के अंदर इंटरनेट का प्रेजेंस मिलेगा। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का स्कोप क्या है, यानी कि ये ई बिजनेस जो है हमारे किस किस जगह पर काम आता है, एक बार देख लो। The business includes carried on planning, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अभी मैंने बताया था, देखो बिजनेस के अंदर प्लानिंग भी होती है, ऑर्गेनाइजिंग भी होती है, मार्केटिंग तो बिजनेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोडक्शन होता है। इन सारी चीजों में बच्चों इंटरनेट का यूज होने लगा। देयर आर वेरियस पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। और इस जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, जितनी भी लेन देन होते हैं, उसके अंदर आप लोगों को पार्टीज इन्वॉल्व मिलेंगी, यानी कि एक से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व आपको मिलेगी। दीज ट्रांजेक्शन आर एक्सटेंडेड इनटू 4 डायरेक्शन। दीज आर B2B, मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर बच्चों, 4 डायरेक्शन होती है क्या, B2B, B2C, C2C और आपका इंट्रा फर्म, जिसे मैं इंट्रा बी भी बोलता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा ई बिजनेस है वो इन 4 टर्म्स में डिवाइड हो चुका था, B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी। आइए इनको पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होते क्या है। इनके टर्म्स के बारे में आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। आजकल एक बहुत ही ज्यादा रियलिटी शो, या फिर मैं बोलूंगा फंडिंग शो, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है इंडिया के अंदर, जो कि है शार्क टैंक। उसके अंदर इन टर्म्स का यूज बहुत ज्यादा करा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है हमारा B2B कॉमर्स। देखो B2B कॉमर्स को समझने के लिए आपको 2 पार्टीज लेनी पड़ेंगी। हमने अभी ऊपर पढ़ा था, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि भाई कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होगी तो उसके अंदर वेरियस पीपल और वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व होंगे। मैं कह सकता हूँ मिनिमम 2 तो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अकेला एक जना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, 2 पार्टीज तो एटलीस्ट इन्वॉल्व होंगी। मैं के लेके चलता हूँ क्या, एक बायर और एक सेलर। बच्चों B2B बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो सामान बेचता है वो तो बिजनेस होता ही है, लेकिन जो सामान खरीदता है वो भी बिजनेस होता है। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि कोई प्रोड्यूसर जब होलसेलर को गुड्स बेचे, तो बच्चों यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर भी यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, प्रोड्यूसर का भी बिजनेस है भाई गुड्स को प्रोड्यूस करना और आगे जाके होलसेलर को बेचना। और होलसेलर भी एक बिजनेस कर रहा है, कैसा बिजनेस कि वो बल्क में गुड्स खरीदता है प्रोड्यूसर से और आगे बेचता है रिटेलर को। तो यानी कि प्रोड्यूसर भी और होलसेलर भी दोनों यहाँ पे बिजनेसमैन है। तो ऐसे बिजनेसेस को बोला जाता है बच्चों B2B बिजनेस। और ये जो ट्रांजेक्शन होगी बच्चों, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, इंटरनेट इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा बच्चों, इसके अंदर इंटरनेट इन्वॉल्व होगा। यानी कि जो होलसेलर और प्रोड्यूसर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई उसके अंदर इंटरनेट इन्वॉल्व होगा। और ऐसे बिजनेस को बोला जाएगा B2B बिजनेस, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही बिजनेसमैन होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप जाओ तो आप जाकर चेक कर सकते हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया मार्ट। आप जाइए गूगल पर इंडिया मार्ट के बारे में सर्च करिए। इंडिया मार्ट बेसिकली क्या करता है, बायर और सेलर को, यानी कि बायर और सेलर को आपस में मिलवाता है। यहाँ पर कि बायर भी एक बिजनेस होता है और सेलर भी एक बिजनेस होता है। यानी कि अगर मैं इंडिया मार्ट से कुछ चीज खरीदना चाहता हूं तो बच्चा मेरे को बिजनेस करना जरूरी है, क्योंकि वहां से मैं एक दो आइटम नहीं खरीद सकता, पर्सनल कंजम्पशन के लिए आइटम नहीं खरीद सकता। मेरे को वहां से आइटम खरीदने पड़ेंगे बल्क में, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ। बात आई समझ में? तो इंडिया मार्ट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो कि एक B2B साइट है, B2B एक वेबसाइट है जहां पर की B2B ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग होती है बिटवीन द टू बिजनेसेस। बात आ गई आपको समझ में?
तो B2B कॉमर्स क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो ट्रांजैक्शन जो कि दो बिजनेस के बीच में होती है, तो ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B ट्रांजैक्शन। दीज ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। बच्चे एक बार बताओ, यहाँ पर मैंने प्रोड्यूसर और होलसेलर का एग्जांपल दिया था, तो व्हाट द प्रोड्यूसर इज डूइंग, प्रोड्यूसर कर क्या रहा है, यूटिलिटी को प्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है, यूटिलिटी को क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है एक ऐसे प्रोडक्ट में जो कि यूजफुल है, जो कि यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। बात आई समझ में। अगर हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, अगर मोबाइल फोन का कैमरा खाली हमारे पास होगा तो वो हमारे लिए इतना ज्यादा यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा जितना एक मोबाइल फोन, यानी कि एक पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ डेट पीसीस जो हमें एक यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वो एक सिंपल से कोई भी मोबाइल के एक फीचर प्रोवाइड नहीं कर सकता। बात आई आपको समझ में। या फिर मोबाइल के अंदर प्लास्टिक लगती है, मेटल लगता है, अगर वो प्लास्टिक ऐसी ही पड़ी हुई है तो वो हमारे किस काम की, बात आई समझ में। तो प्रोड्यूसर अल्टीमेटली रॉ मटेरियल को, जो कि हमारे इतना यूजफुल नहीं होता, बट जब उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो ऑलरेडी उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके अंदर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज आता है, कोलेबोरेशन आते हैं, यानी कि कभी कभी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोलेबोरेट करते हैं टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे टोयोटा और मारुति सुजुकी कोलैब करे हुए हैं कि मारुति सुजुकी अपना इंडिया की मार्केट रिसर्च जो बेचेगा वो टोयोटा को बेचेगा, और टोयोटा अपनी टेक्नोलॉजी मारुति को दे देगा, जिससे कि वो साथ मिलकर कुछ गाड़ियां बना रहे हैं, और वही गाड़ियां टोयोटा की ब्रांडिंग में भी सेल हो रही हैं और आपकी मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग में भी सेल हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गाड़ी बलिनो के नाम से मारुति सुजुकी बेचता है, वही सेम गाड़ी बच्चों ग्लेंजा के नाम से टोयोटा बेचता है। अभी आप इनोवा हाई क्रॉस की बात करेंगे तो वो टोयोटा की ब्रांडिंग में बिकती है, बट वही सेम गाड़ी मारुति सुजुकी अपने लिए भी लेकर आ गया इन्विक्टो के नाम से। तो यहाँ से आपको ये पता लगता है, इसे बोलते हैं बच्चों कोलेबोरेशन। कमर्शियल नेगोशिएशन, बट नेगोशिएट तो करते ही हैं ये लोग, बिजनेस के अंदर नेगोशिएशन तो चलता ही है, बट वो नेगोशिएशन कमर्शियल होता है, यानी कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कि बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं, अल्टीमेट कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता। इनवाइटिंग टेंडर्स भी इसका पार्ट होते हैं कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपना कुछ काम करवाने के लिए, या फिर अपना फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा तो अभी हाल फिलहाल बीसीसीआई ने एक टेंडर ओपन करा है कि कौन उसके मीडिया राइट को खरीदेगा। तो बीसीसीआई अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती है ओवर द टेलीविजन या ओवर द मीडिया, तो उसके मीडिया राइट खरीदने पड़ेंगे। बेसिकली बीसीसीआई दूसरे इंसान को परमिशन दे रहा है कि आप हमें पैसा दो और हम आपको परमिट करेंगे कि आप हमें अपने चैनल पर हमारी टीम को, हमारी टीम का जो टीम वर्क है, जो हम प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, वो सारी चीजें अपने चैनल पर आप दिखा सकते हो। तो एक टेंडर ओपन करा, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन करा। ई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पर बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन तो चलता ही है। देखो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है होलसेलर को, आगे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेलर को, तो वो भी B2B का पार्ट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट है हमारा B2C कॉमर्स। B2C बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैं वही दो पार्टी लेता हूं, एक मेरा सेलर है और एक मेरा बायर है। तो यहाँ पर बच्चों मेरा सेलर कौन होगा, यहाँ पर मेरा सेलर क्या होगा, बिजनेस होगा, और यहाँ पर मेरा बायर कौन होगा, अल्टीमेट कस्टमर होगा, यानी कि एंड कस्टमर में बोल सकता हूँ। और ये जो ट्रांजेक्शन करी जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट करी जाएगी, यानी कि इसके अंदर भी कुछ वेबसाइट्स इंक्लूड होती हैं, ऐप्स होते हैं, मतलब वेबसाइट्स के थ्रू, ऐप्स के थ्रू सामान बेचा जाता है एक बिजनेसमैन से कस्टमर के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक होलसेलर है, अब होलसेलर इंटरनेट का यूज करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है सीधा जाके किसे, कस्टमर को, तो वो भी मैं B2C बिजनेस में काउंट करूंगा। अगर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएट, यानी कि बीच में कोई होलसेलर नहीं है, बीच में कोई रिटेलर नहीं है, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टली गुड्स बेच रहा है अपने कंज्यूमर को यूजिंग द इंटरनेट, तो उसको भी मैं B2C बिजनेस के अंदर काउंट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोट अपने प्रोडक्ट बनाता है, बोट बीच में कोई होलसेलर किसी रिटेलर को अपने प्रोडक्ट नहीं देता, बोट डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के थ्रू या अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू, ई बिजनेस वेबसाइट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाता है। बच्चों यही पूरा सिस्टम है किसका, B2C का। तो ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स एंड द कस्टमर, जो ट्रांजेक्शन कस्टमर और बिजनेस यूनिट्स के बीच में प्लेस करी जाएगी उसको हम बोलेंगे B2C ट्रांजेक्शन। तो B2C enables the businessman to remain in touch with the customer on round the clock basis, यानी कि 24/7, यानी कि हर वक्त हर दम बिजनेस अपने कस्टमर के साथ टच में रह सकता है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर बोट अपने प्रोडक्ट
अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली बेच रहा है, तो क्या बोट के पास अपने कस्टमर्स का डेटा होगा? बिल्कुल होगा। क्या बोट अपने कस्टमर के साथ टच में रह सकता है जब मन चाहे? बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि बोट के पास उसका डेटा है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई किसके बीच में है? कस्टमर और बोट के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है। कस्टमर को पता है कि बोट को कॉन्टैक्ट कैसे करना है, बोट को पता है कस्टमर को कॉन्टैक्ट कैसे करना है। लेकिन इसी जगह पर मान के चलो बोट बीच में होलसेलर लेकर आ जाता, तो बोट पहले सामान होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर देन रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर देन कस्टमर को बेच रहा है। तो बोट के पास हो सकता था कि कस्टमर का एक्सेस ना हो, तो बोट डायरेक्टली कस्टमर को क्या कांटेक्ट नहीं कर पाता, मे बी। बट अगर वो डायरेक्टली सेल कर रहा है देन ये तो कंफर्म है कि वो पक्के से कांटेक्ट रख सकता है कस्टमर के साथ। B2C also give scope to the C2B transaction. What do you mean by the C2B? यानी कस्टमर टू बिजनेस, जहां पर डीलिंग बेटा कस्टमर और बिजनेस के बीच में हो रही है, तो बिजनेस तो कांटेक्ट करेगा ही कस्टमर से, बिजनेस से प्रोडक्ट बेचेगा ही कस्टमर को, साथ के साथ कस्टमर भी बिजनेस को कांटेक्ट कर सकता है अपनी क्वेरीज के लिए। उसकी कोई क्वेरी हो सकती है, उसकी कोई ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतें हो सकती हैं, तो वो शिकायतों को रिजॉल्व कौन करेगा? बिजनेस करेगा। और बिजनेस को पता कैसे चलेगा कस्टमर शिकायत कर रहा है? क्योंकि कस्टमर बिजनेस को कांटेक्ट करेगा, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग C2B ट्रांजेक्शंस। तो द कैन ऑल्सो मेक customer can also make use of the call center set up by the companies to make toll free calls। तो कस्टमर कांटेक्ट कैसे करेगा? कस्टमर सेंटर से कांटेक्ट करेगा, कस्टमर केयर से कांटेक्ट करेगा, जो कि टोल फ्री होते हैं। B2C ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। B2C के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए अपना सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर बोट ने प्रोडक्ट बना लिया और उसको पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएगा ही कैसे, आज की डेट में बोट का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी अपनी वेबसाइट चल रही है, उसने काफी डिलीवरी कंपनी के साथ कांटेक्ट कर रखे हैं, उसने काफी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, जिसके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम सीधा सीधा कस्टमर तक पहुंचा देता है। तो उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को सोल्ड कर रहा है तो कस्टमर भी अपनी डायरेक्टली शिकायत बिजनेस को ही करेगा, और उसके लिए बिजनेस को ऑप्शन देना पड़ेगा कि कस्टमर अपनी शिकायतों को उसके पास रजिस्टर करवा सके, ताकि बिजनेस भी उनके ऊपर एक्शन ले। और इस चीज के लिए बिजनेस खोलते हैं बच्चों कॉल सेंटर्स, जिसपे जो टोल फ्री होते हैं, फ्री होते हैं, जिसपे कस्टमर आसानी के साथ अपनी शिकायतें करवा सकता है और बिजनेस उन शिकायतों को उनको रिजॉल्व करवा देगा। थर्ड है प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। बेटा जब बिजनेस डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेचता है ना, तो बिजनेस के आगे सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है मार्केटिंग कैसे करे, यानी कि कस्टमर को बताए कैसे कि हमारा प्रोडक्ट इस वाली वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर है, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, जाओ हमारे प्रोडक्ट को खरीदो। ये बिजनेस के लिए जो डायरेक्टली कस्टमर को बेचना चाहते हैं सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जनरली वो जो बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, वो अपना प्रोडक्ट होलसेलर के पास रिटेलर के पास रखते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलेगा कस्टमर को? जब इंटरनेट पे बेचेंगे तो इंटरनेट पे ही पता चलेगा। इंटरनेट पे कैसे पता चलेगा? उसके लिए मार्केटिंग ट्रिक्स लगती हैं। देखा जाता है कि आज की डेट में लोग इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर एड चलवा दो, जिससे कस्टमर को पता चल जाएगा। कस्टमर जो जो चीज जगह पर चीजें यूज करता है, वो अगर अमेजोन यूज करता है, फ्लिपकार्ट यूज करता है, तो उस पर एड चलवा दो। वो अगर नेटफ्लिक्स भी देखता है तो उस पर एड चलवा दो। अगर वो क्रिकबस पे भी स्कोर चेक करता है तो उसके ऊपर भी एड लगा दो। तो ये सब मार्केटिंग ट्रिक्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं B2C बिजनेस के लिए। फोर्थ है लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर। और भैया आपको ऑप्शन तो देना पड़ेगा, कस्टमर की कंप्लेंट सुनने का आपको ऑप्शन तो देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका B2C बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा। तो B2C में कस्टमर की कंप्लेंट सुनने का भी पक्के से एक ऑप्शन होता है। थर्ड है आपका C2C कॉमर्स। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि अगर मेरा एक बायर और मेरा सेलर दोनों बच्चों क्या है, दोनों कस्टमर है। दोनों कौन है? कस्टमर है। और ये ट्रांजैक्शन किसमें चली? इंटरनेट के थ्रू चल रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है OLX। OLX क्या करता है? OLX बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जो इस पे कि सेकेंड हैंड गुड्स या सेकेंड हैंड कोई भी कमोडिटी है उसको बाय एंड सेल करा जाता है। तो C2C जो हमारा C2C कॉमर्स जो होता है, ये बेसिकली किस जगह पे इन्वॉल्व रहता है? ये सेकेंडरी मार्केट में इन्वॉल्व रहता है, यानी कि ऐसी मार्केट में इन्वॉल्व रहता है जहां पर कि मोस्ट यूजुअली आपके सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को बाय और सेल करा जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है OLX। OLX बेसिकली क्या करता है? एक कस्टमर जिसके पास कोई गुड्स पड़ा है, अब वो गुड्स उसके काम का नहीं है,
वो कस्टमर बिजनेस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन है, मैं फोन को 2 साल से चला रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे नया फोन ले लेना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ पुराना फोन बेच दूं। तो मैं पुराना फोन OLX पे जाके जब बेचूंगा तो बेसिकली आई एम अ कस्टमर, आई एम ओरिजिनली अ कस्टमर, मैं बिजनेस नहीं कर रहा। तो आप मेरे को बिजनेस बोल ही नहीं सकते, जब बिजनेस नहीं हूं तो मैं कस्टमर हूँ। और जिसको भी मैं अपना मोबाइल बेचूंगा वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो भी कस्टमर ही है। तो बेसिकली एक प्रोडक्ट जो सेल हुआ किसी कस्टमर को, और सेल किसने करा, कस्टमर नहीं करा। तो ये मार्केट को बोला जाता है कस्टमर टू कस्टमर और C2C कॉमर्स। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द कस्टमर्स एंड द कस्टमर्स आर नोन एज अ C2C ट्रांजेक्शन, यानी कि जब ट्रांजेक्शन कस्टमर्स के बीच में हो ना, C2C ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म सेलर इज ऑल्सो कस्टमर, यहाँ पर सेलर भी कस्टमर है और बायर भी कस्टमर है। इट प्रोवाइड सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज गुड्स और सर्विसेज। तो OLX इज अ सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम, यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इन C2C वेरियस कंज्यूमर फोरम्स आर ऑल्सो फॉर्म। और क्योंकि यहाँ पर बच्चों कम क्यों है, यहाँ पर आपके साथ जो सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम है वो प्रेजेंट क्यों करा गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरियस कंज्यूमर फोरम्स है। यानी कि अगर कस्टमर के साथ किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड होता है, किसी भी तरीके का कोई उसके साथ गड़बड़ी करी जाती है, तो उसके पास फोरम्स अवेलेबल हैं, मतलब उसके पास कुछ ऐसी अथॉरिटीज अवेलेबल है जहां पर वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है, और वो फ्रॉडी के साथ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जिसने फ्रॉड करा है उसके अगेंस्ट पे, जिससे कि कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ सके C2C कॉमर्स के ऊपर। थ्रू C2C ट्रांजेक्शन एंड एग्रीड, यानी कि सताया हुआ व्यक्ति और चीटेड कस्टमर कैन वार्न अदर कस्टमर नॉट टू बाय सच प्रोडक्ट इन विच ही वाज चीटेड। और अगर किसी कस्टमर को चीट करा भी गया है तो वो कस्टमर दूसरे कस्टमर को जाके बोल सकता है कि दिस सेलर इज अ चीटर, आप इसको पैसे दोगे तो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। तो बेसिकली इस माध्यम के थ्रू, यानी कि फॉरम्स क्रिएट करने के बाद एक तो सिस्टम को ना सिक्योर सिस्टम बना दिया गया, जिससे कि यहाँ पर जो फ्रॉड के चांसेस हैं बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो C2C ट्रांजेक्शन में क्या होता है बच्चों, सेलिंग होती है यूज बुक्स क्लोथ, यानी कि यूज कमोडिटी की। सेलिंग एंटिक आइटम्स, एंटिक आइटम्स का मार्केट भी सेकेंडरी मार्केट होता है, वो भी C2C कॉमर्स के अंदर आता है। एंटिक आइटम वैसे आइटम जो कि हिस्ट्री से रिलेट करते हैं काफी ज्यादा। कुछ लोग होते हैं ना जिनको कि पुराने आइटम्स खरीदने का शौक होता है, उनकी ओरिजिनल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, बट क्योंकि उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है, इस वजह से उनके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। जैसे पुराने सिक्के, पुराने नोट, पुराना कोई किसी राजा महाराजा की तलवार या किसी राजा महाराजा का कोई ऐसा कमोडिटी, कोई ऐसे भी कमोडिटी यूज करते हो कि किसी पर्सन के पास पड़ी है और वो उस कमोडिटी का हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, तो ऐसे केसेस में बच्चों क्या होता है, वो एंटिक आइटम्स बोले जाते हैं और वो काफी महंगे बिकते हैं और वो C2C मार्केट में ही बिकते हैं। वार्निंग कस्टमर अबाउट फ्रॉडुलेंट सप्लायर्स, पढ़ा था ऊपर मैंने अभी ये। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ये भी इसके अंदर काउंट होता है। एंड दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट, ये C2C वेबसाइट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कस्टमर के बारे में, जो सेल कर रहा है उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकालकर अपनी वेबसाइट पे दिखाए, उसको वैलिडेट करे ताकि फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएं। साथ ही साथ वो जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसकी क्वालिटी भी चेक करे, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी चेक करे कि प्रोडक्ट है कैसा, ताकि जो प्रोडक्ट अगर कस्टमर के पास यानी कि बायर के पास अगर पहुंचता है तो बायर को उस प्रोडक्ट से कोई शिकायतें ना रहे। ये भी एक C2C का पार्ट है। फोर्थ होता है बच्चों इंट्रा बी कॉमर्स। अब इंट्रा बी कॉमर्स को देखो समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, यहाँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मैं 3 डिपार्टमेंट लेता हूँ। पहला है मेरा क्या, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो कि बेसिकली सेलिंग करता है, सेलिंग करता है। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मेन काम होता है, सेलिंग से ज्यादा भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ काम करता है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मेन काम होता है अपार्ट फ्रॉम द सेलिंग, वो ये होता है कि पता करें मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट रिसर्च अगर मैं जिस चीज को बोलूंगा, और रिसर्च के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताता है कि हमें इस चीज के ऊपर कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किससे जुड़ा होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है। एक और डिपार्टमेंट होता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। भाई बेसिकली पैसा कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देगा। और एक और डिपार्टमेंट होता है, मैं बोल सकता हूँ हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट बोल सकता हूँ, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स में इंसान काम करेंगे, ह्यूमन बींग्स काम करेंगे, और ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं, मैनेज करने का काम किसका होता है, HR डिपार्टमेंट का काम होता है। तो बेसिकली ये एक बिजनेस है, ये क्या है बच्चों, सिंगल बिजनेस है, मान के चलते हैं ये A लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड के अंदर, ये एक बिजनेस के अंदर जो हमारा पर्पल लाइन के अंदर है उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस और HR डिपार्टमेंट। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें ऐसे शूज बनाने चाहिए
हमें शूज बनाने चाहिए जिसके अंदर लाइट हो जो कि लाइट रात में चमके, क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी ट्रेंड है मान लो। तो वो बोलेगा किसको, प्रोडक्शन को बोलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही बताएगा कि ये जो हमारा जो लाइट वाला शूज है वो हम किस मटेरियल के साथ बना सकते हैं, वो मटेरियल कितना महंगा आता है, कितने टाइम में शू बन के तैयार होगा, एक शू की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, ये सारी चीजें कौन बता सकता है, ये सारी चीजें मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही बता सकता है। और जितना पैसा खर्च होगा उस पैसे की देखभाल, मतलब उस पैसे के लिए अप्रूवल कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा। और इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों इंसान काम कर रहे हैं, और वो इंसान कौन हैंडल करेगा, वो इंसान एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि एक बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्लियर है, तो उनको बोला जाता है बच्चों क्या, इंट्रा बी कॉमर्स। क्या बोला जाता है, इंट्रा बी कॉमर्स बोला जाता है। यानी कि बिजनेस के अंदर, सेम बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जब ट्रांजेक्शन होंगी तो उसको इंट्रा बी कॉमर्स बोला जाएगा, इंट्रा बी कॉमर्स बोला जाएगा। आओ देखो, दिस रिफर्स टू द ट्रांजेक्शंस बिटवीन द पार्टीज और द पर्सन हु आर पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। यानी कि वो पार्टीज, वो पर्सन या वो डिपार्टमेंट्स जो कि एक फर्म का ही पार्ट होते हैं। इट इज ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन फर्म के अंदर ही होती है, सेम फर्म के अंदर ही होती है, तो इसे इंट्रा फर्म बोला जाता है। द इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शंस मेक इट पॉसिबल फॉर फर्म्स टू इंप्रूव देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो जो इंट्रा बी ट्रांजेक्शंस होती है ना, जो इंट्रा बी ट्रांजेक्शंस होती हैं उसके अंदर इंटरनेट का जो यूज होता है ना, वो स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। देखो बात को समझो, अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला एचआर डिपार्टमेंट को कि हमारे पास से ना कुछ लोग कम हो गए हैं, हमें 4 लोगों की नई जरूरत है। अब एचआर डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है 4 लोगों को ना मुझे हायर करना है। अगर सपोज करो इंटरनेट आज की डेट में ना होता, एचआर क्या करता, उसे कितनी मुश्किल होती ना इस चीज को बाकी लोगों को बताने के लिए कि हमारी फैक्ट्री में 4 लोगों की कमी है, हमें 4 लोग हायर करने हैं। बट क्योंकि इंटरनेट है तो वेरियस मीडियम्स के थ्रू, चाहे वो Naukri.com के थ्रू सही, Shine.com के थ्रू सही, लिंक्डइन के थ्रू सही, इन सारे कनेक्शंस के थ्रू वो जाकर ये पोस्ट लोगों तक पहुंचा सकता है कि हमें 4 लोग हायर करने हैं। पहली चीज, अगर इंटरनेट ना होता और उसे 4 लोग मिल जाते, उनका इंटरव्यू लेना पड़ता, मान के चलो लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में और इंटरव्यू है ना मुंबई में, कितना दूर है, तो पहले लोगों को जाना पड़ेगा ट्रेन पकड़ के मुंबई और सामने से बैठ के इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितना कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कितना कह सकते हैं इनकन्वीनियंट प्रोसेस है। बट क्योंकि इंटरनेट है तो वही इंटरव्यू आज की डेट में ऑनलाइन हो सकता है ओवर द गूगल मीट। पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि घर से निकले और कोई डॉक्यूमेंट भूल गए, बट आज के टाइम पे आप डॉक्यूमेंट को डिजिटली भी सेव कर सकते हो, जिसकी वजह से कन्वीनियंस और ज्यादा इंक्रीज हो गया है इंटरनेट के आने से। तो इसकी वजह से क्या हुआ है बच्चों, स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो इंटर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म, ये अभी एग्जांपल दिया था। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉइज टू देयर मैनेजर्स, मैनेजर का काम क्या होता है कि उसके अंडर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन लोगों ने क्या काम करा है इस बात को पता करना। तो एम्प्लॉयज अपने मैनेजर को कैसे बताएगा कि उसने क्या काम करा है, थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। एक ऐप होता है जिसका नाम होता है स्लैक। ये ऐप बच्चों काफी यूज करा जाता है कॉर्पोरेट्स के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, जहां पर कि यही इंट्रा फर्म ट्रांजेक्शन चलती हैं, यानी कि डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन चलता है। एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन चलता है स्लैक के ऊपर। तो स्लैक इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रा बी फर्म, इंट्रा बी कॉमर्स का। क्लियर है बच्चों, क्योंकि अभी स्लैक का यूज करके एक मैनेजर आसानी के साथ या फिर एक एम्प्लॉय आसानी के साथ बता सकता है अपने मैनेजर को कि उसने इतना काम करा, या फिर एक मैनेजर आसानी के साथ अपने एम्प्लॉयज को यह बता सकता है कि आज तुम्हें क्या क्या काम करना है। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्लैक पे क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड रहती है, तो स्लैक पर एक मैसेज डालने के बाद आप लोग उस सेम मैसेज को पूरी कंपनी में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको सर्कुलेट कर सकते हो। एक ऐसा ग्रुप भी होता है जहां पर सारे इंप्लॉयज कनेक्टेड रहते हैं, आपने वहां पर एक मैसेज डाला तो ऑटोमेटिकली सारे लोगों तक कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो पहुंच गई है। डी है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, से मैंने अभी बताया था कि अगर एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना होगा तो आप यूज कर सकते हो इंटरनेट का, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग करनी है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी इंट्रा बी कॉमर्स के थ्रू हो सकती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो हमारा कॉमर्स होता है, कि जो हमारा कॉमर्स होता है बच्चों,
कि जो बच्चों हमारा कॉमर्स होता है वो कॉमर्स हमारा एक बिजनेस का पार्ट होता है। वो कॉमर्स हमारा क्या होता है बच्चों, बिजनेस का पार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँ तो ये जो मेरा बड़ा वाला वाइट वाला सर्कल है ये मेरा है बच्चों क्या, ई बिजनेस। और ई बिजनेस का एक पार्ट होता है क्या, ई कॉमर्स। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता कि ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्म, ई बिजनेस एक ब्रॉडर टर्म है और ई कॉमर्स एक छोटा टर्म है। ये मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ कि ये भी बोल सकता हूँ कि ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी चीजें करी जाती है ना, प्रोडक्शन भी करी जाती है, बाइंग भी करी जाती है, सेलिंग भी करी जाती है, मार्केटिंग भी करी जाती है, प्लानिंग करी जाती है, ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, कंट्रोलिंग करी जाती है, स्टाफिंग करी जाती है। कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक बिजनेस के अंदर। लेकिन उस इन सारी चीजों में से एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हम लोग ई कॉमर्स। बात आई समझ में? ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। तो ई कॉमर्स, ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस इंक्लूड्स ई कॉमर्स। कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस और वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, की कॉमर्स जो है हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। सिमिलरली ई कॉमर्स भी हमारे ई बिजनेस का एक पार्ट है। तो ई कॉमर्स डील एक्सक्लूसिवली, ई कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ किस में डील करेगा, ई कॉमर्स का सिर्फ क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं खाली बात करूंगा ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मतलब रखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कि गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से खरीदा जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, मतलब बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर बस ध्यान रखता है ई कॉमर्स। लेकिन ई बिजनेस प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल, इंटरफर्म, इंट्राफर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन सच एज अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इंट्राफर्म बेटा बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखता है। इंट्रा जो सॉरी ई बिजनेस बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर ध्यान रखता है, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज के ऊपर ई बिजनेस ध्यान रखता है। ऑन द अदर साइड ई कॉमर्स खाली बाइंग एंड सेलिंग पर ध्यान रख रहा था। तो ई बिजनेस जो है वो बाइंग एंड सेलिंग पर तो ध्यान रखता ही है, बट उसके अलावा प्रोडक्शन पे भी रखेगा, आफ्टर सेल्स पे भी रखेगा, मैनेजमेंट पे भी रखेगा, ट्रेनिंग पे भी रखेगा, सिलेक्शन पे भी रखेगा, रिक्रूटमेंट पे भी रखेगा, अकाउंटिंग वगैरह सारी चीजों पर रखता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। भाई ई बिजनेस के बेनिफिट क्या है, इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। मेरे को एक बात बताओ, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, एक दुकान हम लोग सबसे पहले किराए पे देखते थे, जगह हम लोग देखते थे, उसके ऊपर दुकान बनवाते थे, कितना रुपया खर्च होता था। फिर दुकान के अंदर क्योंकि हमें दुकान में अच्छा माल दिखाना होता था, स्टॉक दिखाना होता था, तो हम बहुत सारा स्टॉक खरीदते थे। काफी पैसा हम लोग दुकान बनाने में खर्च कर चुके हैं, काफी सारा पैसा हम लोग स्टॉक इकट्ठा करने में खर्च कर चुके हैं, क्योंकि दुकान इतनी बड़ी रखी है तो उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होंगे कि भैया लेबर हमें बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, डेली के इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा होगा, स्टॉक मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही बिजनेस में इंटरनेट पर खोलता तो मेरे को फ़ायदा होता नहीं होता, क्योंकि ना तो मुझे दुकान खरीदनी, ना ही मेरे को इतना ज़्यादा स्टॉक रखना, क्योंकि दुकान नहीं है तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज़ कम होंगे, मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम जाएगा। और मैं वही सेम बिजनेस, वही बाइंग एंड सेलिंग में अपने घर से बैठ के कर सकता हूँ इंटरनेट की हेल्प से, कि मैंने इंटरनेट से अपना गुड सोल्ड करा, अपने गुड सोल्ड करा किसी और कस्टमर को। तो इजी टू फॉर्म, आसानी के साथ फॉर्म भी कर सकता हूँ और इसमें पैसा भी कम लगेगा। तो इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट ई बिजनेस। ई बिजनेस स्टार्ट करना लिटरली वेरी इजी। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर डेट विथ लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड मोर कॉन्टेक्ट कैन डू बेटर इन द बिजनेस। बात आई समझ में? सेकंड है क्या हमारा, कन्वीनियंस। तो ये जो मेथड होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, कन्वीनियंट मेथड होता है। ओके कुछ हुआ था, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो गया। सेकंड क्या होता है, कन्वीनियंस। विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम। पहले क्या होता था, जब अमेजोन नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था, या लोगों को इन वेबसाइट पे भरोसा नहीं था, अब तो है। हम जाते थे, घर से गए, चिलचिलाती हुई दोपहरी में मार्केट जा रहे हैं, गर्मी में, पसीने में, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, दुकान पे पहुंचे, पता लगा दुकान पे वो सामान है ही नहीं जो हमें चाहिए, फिर वहां से हम लोग दूसरी मार्केट गए। कितना ज़्यादा इनकन्वीनियंट था ना पहले, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आई कैन ऑर्डर वॉट एवर आई वॉन्ट वाइल ईटिंग मैगी। मैं मैगी खाते खाते ना, या मैगी बनाते बनाते भी, जो मेरा मन करेगा ना मैं वो ऑर्डर कर सकता हूँ घर पे बैठे बैठे। एंड दैट इज द पावर ऑफ ई कॉमर्स। ये पावर है ई कॉमर्स और ई बिजनेस की, कि इंटरनेट ने कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है कि मुझे जरूरत ही नहीं है अब अपने मनपसंद का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट जाने के लिए।
मैं अपने घर पे बैठूंगा, मैगी बनाऊंगा, मैगी को खाता रहूंगा और साथ में अमेजोन या फ्लिपकार्ट खोलूंगा और जो भी प्रोडक्ट मेरे को चाहिए होगा वहां से मैं ऑर्डर करूंगा। विद इन 1 और 2 डेज वो प्रोडक्ट मेरे घर पर आ जाएगा। अब मेरा आने जाने का खर्चा बचा, मेरा आने जाने का टाइम बचा, बाहर जो इतनी मुझे गर्मी सहनी पड़ती वो गर्मी बची, तो मेरे लिए तो बच्चों काफ़ी कन्वीनियंट हो गया ना। थर्ड होता है स्पीड। थर्ड क्या होता है? स्पीड। बाइंग एंड सेलिंग हम कितना जल्दी कर देते हैं। अब इसी वाले एग्जांपल को तरह सोच के देखो कि मैं जाता, 1 घंटा जाने में लगा, 1 घंटा 2 घंटे मार्केट में घूमने में लगे, 1 घंटा वापस आने में लगा, आई वेस्टेड 4 आवर्स ऑफ माई लाइफ। और अगर वही प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन मंगाता तो मुझे मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगते, 4 या 5 मिनट ऑर्डर करने में। वही प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, कार्ड में डालना है, कार्ड में डालना है, पेमेंट करना है, 5 मिनट से ज़्यादा काम नहीं होता। मैंने कितना टाइम बचाया। अगर मैं बात करूँ, मैं 4 घंटे वेस्ट करता है, यानी कि 240 मिनट, और मैंने वही काम 5 मिनट में कर दिया। आई सेव 235 मिनट्स। स्टूडेंट, कितना टाइम बचा लिया मैंने। तो द ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ माउस। आई कैन डू बाइंग एंड सेलिंग जस्ट ऑन द क्लिक। मुझे बस कुछ क्लिक्स करने हैं और मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। दिस बेनिफिट इज मोर इन केस ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर्स, मूवीज, म्यूजिक, बुक्स एक्सेट्रा। कुछ जगह पर इसका ज़्यादा फायदा होता है, कुछ जगह पर नुकसान भी होते हैं, बट मैं खरीद सकता हूँ उसके बाद भी। मुझे कोई मूवी देखनी है और वो मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर है, मुझे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने में अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं या मेरे पास कार्ड्स वगैरह हैं, तो इट जस्ट टेक 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर मैं नेटफ्लिक्स से घर बैठे बैठे सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ और अगले 1 मिनट के अंदर मैं कोई भी मूवी स्टार्ट कर सकता हूँ जो मुझे देखनी होगी। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इवन मनी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट। आप यूपीआई यूज करते हो ना, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यूपीआई में क्या होता है, आपकी पलक झपकने से पहले ही आपका पैसा आपके अकाउंट से कटकर दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाता है। कितना कन्वीनियंट हो गया है। मैं अभी भी बताता हूँ बच्चे, यूरोप में, चाहे फ्रांस उठा लो, चाहे जर्मनी उठा लो, ऐसी टेक्नोलॉजी, यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। वो लोग शौक है कि 140 करोड़ इंडियंस हैं, इतने ज़्यादा बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया के पास है। इवन दो इंडिया ने इतना ज़्यादा सॉर्टेड सिस्टम बना कैसे लिया, वो भी एक नहीं एक से ज़्यादा। भीम चल रहा है, यूपीआई चल रहा है, वॉलेट सिस्टम चल रहे हैं और बहुत स्मूथ चलता है यार। फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हैं। वो लोग शौक है और इंडिया इसी चीज का एडवांटेज ले रहा। अभी इंडिया ने फ्रांस के साथ करा कि अब एफिल टावर पे हम लोग यूपीआई यूज कर सकते हैं। ऐसा टेस्टिंग अगर वो वहाँ सक्सेसफुल रहा तो पूरे फ्रांस में भी यूज करेंगे। सिंगापुर का टेक्नोलॉजी बेचने की बात चल रही है, तो ये इंडिया फायदा ले रहा है इस चीज का। फोर्थ है बच्चों, ग्लोबल रीच। बच्चों, जब तक इंटरनेट नहीं था, अगर मुझे यहाँ पर दुकान खोलनी है तो मैं अपनी दुकान का जो माल है वो आसपास के एरिया में खाली बेच सकता हूँ। बट अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो इवन दो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो मैं दुनिया में कोई भी बच्चा किसी भी कोने से बैठ के देख सकता है। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये जो आप मेरी वीडियो घर पे किसी भी कोने में बैठ के देख रहे होंगे, इंडिया के, इंडिया के बाहर से, आप ये वीडियो नहीं देख पाते। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आपको पर्सनली आना पड़ता, फिजिकल क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में हमारे सामने बैठ के पढ़ना पड़ता, कितना टाइम वेस्ट होता। अब आप खुद देख सकते हो, ग्लोबल रीच बढ़ जाती है इंटरनेट के आने से। ग्लोबल रीच, क्योंकि मार्केट इतना ओपन हो जाता है, कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, कनेक्टिविटी ग्लोबली इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्लोबली बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, तो ग्लोबल रीच हो जाती है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग, बिकॉज इन ई बिजनेस, ई कॉमर्स, द बिजनेसमैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओन अ शोरूम फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर गुड्स। ये मैंने बताया था। बेसिकली ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाती है ट्रेडिशनल बिजनेस से जब आप ई बिजनेस में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अब तब दुकान खोलोगे, दुकान पे लड़के भी काम करेंगे, उनका भी पैसा आपको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी पैसा देना पड़ेगा। अब भैया इतने सारे लोग जब दुकान पे काम करेंगे तो सुबह दोपहर शाम का चाय वगैरह का खर्चा तो होगा ही, आपको वो भी पैसा देना पड़ेगा, दुकान का किराया भी देना पड़ेगा, दुकान की मेंटेनेंस का भी देना पड़ेगा। और जब आप शॉप खोलते हो तो आपको एक बात का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि शॉप के ऊपर आप लोगों को स्टॉक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा स्टॉक किसी भी टाइम पे कम ना हो, तो स्टॉक मेंटेनेंस चार्जेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर यही चीज हम ई बिजनेस में देखें, ना हमें दुकान का किराया देना, ना दुकान की मेंटेनेंस देनी, ना लड़कों की एम्प्लॉयमेंट फी, मतलब ना उनको रेम्यूनरेशन देना। जब लड़के ही नहीं होंगे तो हमें उनका चाय नाश्ता खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा, और क्योंकि हमें अपने स्टॉक को शो नहीं करना, तो हमें क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है भी नहीं। बात आई समझ, कम स्टॉक में भी ई बिजनेस आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाती है जब हम ई बिजनेस करते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। जितने भी हम पेड बैचेस लेते हैं ना, हमारे इंटरनेट का फायदा है कि पेड बैचेस में हम जितना भी कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेस्ट।
ठीक है, उससे बेटर कंटेंट मुझे नहीं लगता कोई बना रहा होगा। बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, हमारे हैंड रिटन नोट्स बच्चों बेस्ट है। मैं खुद कहता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना अपने हैंड रिटन नोट्स के ऊपर, और वो जितना भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं ना बच्चों को, बच्चे फैन है उस कंटेंट के। और बेसिकली वो कंटेंट बिल्कुल कह सकते हैं ना ग्रीन है। बेसिकली वो कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहा, हम पेपर यूज नहीं कर रहे, तो हमारा जितना भी कंटेंट बच्चों तक पहुंच रहा है उसके लिए हम इस नेचर को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर रहे, हम जस्ट इंटरनेट का यूज करके वो कंटेंट डिजिटली बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप इस चीज को देख सकते हो कि इंटरनेट के आने के बाद हमने एक पेपरलेस सोसाइटी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के इंटरनेट के बाद जितना भी काम होता है ना वो सब पेपरलेस पे हो जाता है, हमें पेपर की नीड ही नहीं पड़ती। बात आई समझ में? आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, तो पहले आप जाएंगे क्लासेस में, टाइम वेस्ट करेंगे, वहाँ पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी होता है, वो सारी चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिकली चेंज होती जा रही हैं। अब जितना भी पेपर पहले यूज होता था, अब धीरे 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 कर चेंज कर रहे हैं कि उसको डिजिटल बनाने के लिए। ठीक है, तो यूज ऑफ इंटरनेट है रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड रेड टेप। पहले क्योंकि सारा काम मैन्युअली होता था, पेपर वर्क था, तो जो कोई भी प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से कोई भी एक काम करवाने में बहुत टाइम लग जाता था। क्योंकि अब वो सारा काम डिजिटली हो चुका है तो इतना टाइम नहीं लगता। जैसे कुछ एग्जांपल्स में, पहले बिजली का बिल जमा करवाने अगर आप लोग बिजली घर जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी हाउस जाते थे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि वहाँ फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब उस काम को ना घर बैठे बैठे विद इन द सेकेंड्स कर सकते हो। आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हो घर बैठे बैठे, इसमें कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि सारी चीज़ें मैनुअल थी। ठीक है, और ऐसी ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें रेड टेपिज्म खत्म कर दिया है। मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ पेपर फॉर्म्स। अब बेटा गूगल फॉर्म यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलते हैं, उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फिल कर सकते हो, जिसकी वजह से पेपर का कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट एंड कैन बी प्रोसेस्ड मच फास्टर। और जो इंफॉर्मेशन हम लोग वहाँ पर फिल करेंगे ना, वो इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बहुत जल्दी आप प्रोसेस कर सकते हो। अगर वो इन्फॉर्मेशन हम पेपर पर लिख कर देते हैं ना कंपनी को, तो कंपनी को बहुत टाइम लगता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। बट क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिकली दी है, तो वो इन्फॉर्मेशन को आप बेसिकली बहुत आसानी के साथ प्रोसेस कर सकते हो थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। नाउअडेज पीपल कैन फाइल इवन देयर इनकम टैक्स ऑनलाइन, अप्लाई फॉर द पासपोर्ट ऑनलाइन, और आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, पहले जब इनकम टैक्स हम ऑनलाइन जमा नहीं होती थी ना, कुछ सालों पहले, 10-15 साल पहले, मैं अपने पापा को देखता था, तो एक एक हफ्ते से ज़्यादा लग जाता था इनकम टैक्स फाइल करवाने में। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, इतना रोबस्ट सिस्टम हो चुका है आज के टाइम पे स्टूडेंट, कि आपकी इनकम टैक्स, मैंने अपनी इनकम टैक्स फाइल करी, अब मुझे 5 से 7 मिनट लगे बस अपनी इनकम टैक्स फाइल करने में। पहले वही काम 5 से 7 दिन में होता था, तो कितना ज़्यादा रेड टेपिज्म था। और अब पेपर का कहीं पर भी यूज़ नहीं है, मुझे कुछ भी यूज़ नहीं करना पेपर का, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड हैं। उन डॉक्यूमेंट की हेल्प से मैं इलेक्ट्रॉनिकली ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकता हूँ। कितना पेपर बचा, सोच के देखो, रेड टेपिज्म खत्म, पेपर की यूज खत्म। ऐसे ही बच्चों पासपोर्ट ऑनलाइन ऑनलाइन अब आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब पहले पासपोर्ट अप्लाई होता था ना, महीनों लग जाते थे। आज के टाइम पर एक एवरेज पासपोर्ट आपका 21 से 28 दिन के अंदर बनकर आ जाता है, वो भी आप ऑनलाइन जब अप्लाई करते हो। तो आप खुद देखो कि इंटरनेट के आने के थ्रू कितना ज़्यादा हम लोगों को फायदा हुआ है। तो बच्चों, हमारे इस वन शॉट में आज के इसमें इतना ही था। हमारा चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वन शॉट अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, फिर मिलते हैं ऐसे नए एक्साइटिंग वन शॉट के अंदर।